हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विद IIT इन थिंकिंग। तो दोस्तों, अभी हम NCERT टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रखा है तो ये 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। NCERT के सारे क्वेश्चन है, और अगर नहीं आता है तो सोल्यूशन ऐसा, और सोल्यूशन में ऐसा नहीं है कि केवल आपको ये बताया जाएगा आंसर है ना, सॉल्व कर दिया खत्म, नहीं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन होगा। आप देख पा रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आपको अगर चैप्टर पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझ में आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, इस लेवल का एक्सप्लेनेशन। आइए स्टार्ट करते हैं फिलहाल के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने था कि बोला था कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल, ठीक है ना, इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज 0.040। ओके, आपको जो जो गिवन था डाटा, सबसे पहले उसको लिख लो। ठीक है, जो डाटा गिवन था एकदम बेहतरीन सॉल्यूशन होगा। क्या गिवन था भाई? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, ऑफ एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, है ना, एथेनॉल C2H5OH गिवन था 0.040। ठीक है, हम इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH। ठीक है, आपको एक चीज़ गिवन था भाई। अब हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे क्या कि आपको देखो पूछा है कि मोलैरिटी बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले इसको समझो। देखो, मोलैरिटी आपसे पूछा था, तो रिक्वायरमेंट किस चीज़ के, पहले इसे समझ लो। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। अब सोल्यूट क्या होते हैं भाई? सबसे पहले बात तो ये भी जानना पड़ेगा आपको। सोल्यूट, अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है आपको, C2H5OH गिवन है और वाटर गिवन है। एक तो तरीका ये है आप सोल्यूट निकालने का, है ना। आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं भाई? सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट जो कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। एक तरीका तो आप ऐसे समझ लो कि वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। नॉर्मली वाटर जो होता है सॉल्वेंट होता है, लेकिन पहचानने का तरीका क्या है भाई? जो ज़्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट, वो क्या होता है भाई? जो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में हो, एक्सेस में हो। और जो हमारे पास क्या होता है? नॉट इन एक्सेस, नॉट इन एक्सेस, जो कम अमाउंट में हो, सरल भाषा में बोल लो। या आप मोल निकाल लो, है ना। मोल हमारे पास सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा कंपेयर टू किसका? C2H5OH, सॉल्यूट के कंपेयर से सॉल्वेंट से ज़्यादा आ जाएगा। थोड़ा सा हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं, है ना। इसको देखो, हम इसको लिख लेते हैं ज़्यादा और इसको लिख लेते हैं कम। या दूसरा तरीका है मोल निकालने का, मोल ऑफ आपके पास वाटर ज़्यादा होना चाहिए, है ना, और आपके पास मोल ऑफ क्या होना चाहिए? सॉल्यूट C2H5OH ये होना चाहिए। और जनरली वाटर हमारे पास सॉल्वेंट होता है, ये आप याद रख लो। ठीक है, इन जनरल। तो अब आपको भाई सॉल्यूट के मोल तो पता नहीं है, मोलैरिटी निकालने के लिए सॉल्यूट के मोल चाहिए आपको। आइए निकाल लेते हैं सॉल्यूट के मोल। कैसे निकालेंगे? कलर अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा और फिर हम निकालते हैं। देखिए, हम एक काम कर लेते हैं, हम वाटर के पहले मोल निकाल लेंगे। वाटर की मोल क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? अब देखो, वेट आपको पता है, ये कहाँ गया, एक सेकेंड। देखो, NH2 अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, वेट। अब आपको देखो यहाँ पे वेट कितना है, ये देखो, आपको यहाँ पे वेट नहीं पता है, तो एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकाल लेंगे भाई? वेट निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? वेट निकालेंगे। ध्यान देना, इसको अपन इरेज ही कर देते हैं, है ना, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। दूसरे पेज में देखिए, हम क्या करते हैं भाई, हमें पता है जो डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, कितना गिवन है? 1 ग्राम, है ना, पर ml। मतलब 1 ग्राम जो वाटर का डेंसिटी है, 1 ग्राम 1 ml में है। क्या है भाई? 1 ग्राम 1 ml में है। तो अगर मान लो आपके पास कोई भी चीज़ 1 लीटर है,
1 लीटर में कितने ml होता है? 1000 ml होता है, 1000 ml होता है ना। मतलब एक टॉफ़ी का मूल्य अगर मैं बोलूँ, एक टॉफ़ी का प्राइस कितना है? 1 रुपये है। तो 1 लीटर मतलब 1000 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से 1 ग्राम का वेट वॉल्यूम कितना है? 1 ml है। तो 1000 ग्राम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000 ml हो जाएगा, 1000 ml हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये हो गया। अब आओ निकाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम पता चल गया। अब देखो जैसे ही वॉल्यूम पता चल गया भाई, तो यहाँ से वॉल्यूम से हम ये भी बोल सकते हैं कि वेट भी पता चल गया, वाटर का वेट पता चल गया, है ना। मोलैरिटी 1 लीटर में ही डिफाइन होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो मोल निकाल लो। अब वेट अपने पास कितना आ गया वाटर का? 1000 ग्राम आ जाएगा, है ना। और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। और हमेशा याद रख लो वाटर का जो मोल आता है ना भाई 1 लीटर में, वो कितना आ जाएगा? हमेशा ये याद रखो 55.55 आ जाता है। ठीक है, ये क्या आ गया? वाटर के मोल आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको वाटर के मोल आ गए। तो ये सब किया क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। अब आपको पता है मोल फ्रैक्शन किसका पता है भाई? कलर चेंज करता हूँ। मोल फ्रैक्शन आपको पता है C2H5OH का मोल फ्रैक्शन पता है। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या होता है भाई? जो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल, C2H5OH उसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। टोटल आपके पास क्या क्या थे? H2O था और NC2H5OH था। हमें सॉल्यूट के मोल ही तो निकालने हैं। तो इसका मोल फ्रैक्शन आपको गिवन था क्वेश्चन में 0.040, और आपको ये नहीं पता था, है ना। NC2H5OH के मोल नहीं पता थे आपको। वाटर का मोल आपने निकाल लिया, कितना आ गया? 55.5। और आपको इसका नहीं पता है, C2H5OH का मोल नहीं पता है। तो यहाँ से हम फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व आप कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई? देखो जल्दी से, कलर चेंज कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे जो मोल निकल के आ जाएगा, हम यहाँ पे कैंसिल कर लो आप, NC2H5OH के जो मोल निकल के आ जाएंगे, ठीक है, वो 2.31 मोल आ जाएगा, है ना। डिवीजन कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास इसके मोल आ गए। अब इसके मोल आ गए तो मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन था भाई? C2H5OH था, ठीक है। और ऐसे भी देख लो, ये कम अमाउंट में है, ये कम अमाउंट में है, और वाटर क्या है? ज़्यादा अमाउंट में है। तो जो ज़्यादा होता है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आपको उसके मोल आ गया। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, आपने सोल्यूशन कितना लिया? 1 लीटर लिया, है ना। अपने से यहाँ पे एज्यूम कर, क्योंकि मोलैरिटी से हिंट मिला कि 1 लीटर के लिए निकालना होता है, तो इसलिए हमने क्या किया? 1 लीटर का यहाँ पे लेके वेट निकाल लिया, है ना, 1 लीटर का। आप कहोगे सर यहाँ पे 1 लीटर क्यों ले लिया था? 1 ग्राम, तो इसीलिए लिया था, ठीक है। अब ये आपको इसलिए कि वाटर का आपको क्या पता चल जाएगा भाई? वाटर 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है वेट के टर्म्स में। तो डेंसिटी बराबर एक फार्मूला और होता है, पता है कि नहीं? डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन मोलैरिटी निकाल लेंगे, और अपने पास 231 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने पास 1 लीटर लिए थे, है ना, ये 1 लीटर, तो अपने पास 1 लीटर आ जाएगा। और जो मोलैरिटी निकल के आ जाएगी अपने पास 2.31 मोलर, है ना, ये हो जाएगा। तो ये आप याद रख लेना। याद क्या रख लेना? कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। आइए दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम कौन से मॉलिक्यूल के पास है? ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ फार्मूला अपन को जानना जरूरी है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ आपके पास क्या लिखा है भाई? कार्बन लिखा है, कार्बन लिखा है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना हो जाएगा? 12। और ये 12 जो मॉलिक्यूलर वेट 12 ग्राम होता है भाई, है ना, मॉलिक्यूलर वेट आप लिखते हो, वो किसके बराबर हो जाता है? वो बराबर हो जाता है हमेशा Na लिख लो, एवोगैड्रो नंबर, या आप इसी को बोल सकते हो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम के बराबर होता है। किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है? 16,
है ना। 16 ग्राम जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अभी सब चीज़ें जब मैं आपको ना मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे और भयंकर तरीके से पढ़ाऊँगा। कोई भी आपके पास आ जाए ऐसे डैश 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 को भी हो जाए, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो किसके बराबर होता है, Na के बराबर होता है। इसको आप बॉक्स बना के यहाँ पे लिख लो। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या गिवन था यहाँ पे आपको जो गिवन था, मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन था 1 ग्राम AU में कितने नंबर ऑफ एटम आपको प्रेजेंट है। ये सॉलिड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो AU का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना होता है। AU का मॉलिक्यूलर वेट 127 ग्राम होता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये हमारे पास 127 ग्राम में कितने एटम होते हैं, वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं, ठीक है। अब टॉफ़ी वाला रूल लगाना। अगर मैं बोलूँ कलर चेंज कर लूँ, मैं बोलूँ 2 टॉफ़ी का मूल्य यहाँ पे कितने रुपए है, 2 टॉफ़ी का मूल्य 4 रुपीज़ है। तो एक टॉफ़ी का मूल्य कितना रुपए हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, मतलब 2 रुपीज़ हो जाएगा, है ना, 2 रुपीज़ हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूँ बताओ भाई 10 टॉफ़ी का प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 4/2 इंटू 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे। आप समझ आ रहा है बात आपको। तो बस यहाँ पे वही करना है। देखो अब यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो 127 ग्राम के लिए इतना एटम है, तो 1 ग्राम के लिए कितना एटम हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 1/127, है ना। 1 अलग से लिख दिया क्योंकि ये लास्ट में हेल्पफुल होगा आपको नंबर ऑफ़ एटम कौन ज़्यादा है कौन कम है ये निकालने में। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इतना नंबर ऑफ़ एटम हो गया ना ए में, 1 ग्राम में निकालना था। अब 1 ग्राम आपको क्या गिवन था, सोडियम गिवन था दूसरा। तो देखो सोडियम का एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 23 ग्राम होता है ना। तो 23 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 1/23 एटम हो जाएंगे। कोई दिक्कत, सिंपल सा था, आ गया। नेक्स्ट निकाल लेते हैं आगे। तो देखो अपने पास ये सारी डाटा आ गए हैं, है ना, अपने पास सारा कुछ आ गया। अब देख लो आप कहाँ पे फ़र्क दिख रहा है। देखो ये वैल्यू तो सब में कॉमन है ना, सब में कॉमन, यहाँ सब में कॉमन। तो फ़र्क कहाँ पे है, यहाँ है इतने एटम, यहाँ है और यहाँ है। कहाँ पे सबसे कम एटम होंगे बताओ। अगर मान लो एक सेब है, मैंने बोला एक सेब है भाई, गंदा बन ना जाए, है ना। एक सेब है आपके पास, एक सेब को अगर 127 लोगों में बांटना है तो कितना, बहुत कम बचेगा ना भाई। 127 लोगों में बांटना है। इस एक सेब को 23 लोगों में, और इस सेब को, एक सेब को 7 लोगों में, और एक सेब को 71 लोगों में। कहाँ सबसे ज़्यादा सेब आएगा, सबसे ज़्यादा सेब इस वाले में आएगा, 7 लोगों में ही डिवाइड होगा। तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, लिथियम वाला सबसे ज़्यादा एटम कंटेन करेगा भाई। विच वन ऑफ फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, लिथियम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे NCERT के हैं, आपको बता दूं, ठीक है। और एक्सरसाइज भी कहो तो बता दूं। ये एक्सरसाइज है 1.28, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला कहाँ से, देखिए ये आपके पास 1.29 है, और थर्ड वाला बताता हूँ, ये 1.27 का है, ठीक है। तो इसमें था कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट, है ना। बेसिक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए बेसिक यूनिट क्या होते हैं भाई, वो आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे अगर आपके पास मास है, ठीक है, मास का बेसिक SI यूनिट क्या होता है ना। बेस SI यूनिट जो है वो क्या होता है, यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ ना। मास का क्या हो जाएगा, kg होता है। लेंथ का जो होता है वो क्या होता है भाई, मीटर होता है। और यहाँ पे टेम्परेचर आपके पास है अगर मान लो, तो उसका क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है।
करंट तो आपको पता ही है, पढ़ते हो, करंट का एम्पियर होता है, ठीक है। बाकी टाइम का सेकंड होता है, ये एसआई यूनिट होता है, बेसिक यूनिट, ठीक है। तो बस आपको इसको कन्वर्ट करना है उसमें। देखो कैसे करना है, हम कलर चेंज करके आपको बताते हैं। जैसे पहला है यहाँ पे, तो क्या था 28.7 पिको मीटर। तो इसको हमको पिको मीटर से किस में जाना है भाई, अगर लेंथ है, ये लेंथ है और लेंथ है, तो लेंथ को किस में, बेसिक यूनिट में जाना है, मीटर में जाना है। तो अब आपको देखो 1 पिको मीटर बराबर क्या होता है, 1 पिको मीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है, ठीक है। तो अब देखो एक टॉफ़ी का प्राइस 10⁻12 मीटर है, तो 28.7 पिको मीटर का प्राइस कितना हो, इसमें मीटर कितने मीटर हो जाएगा, 28.7 इंटू 10⁻12 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बी वाला आपका SW है, ये कमेंट करोगे आप, ठीक है। और सी वाला मैं आपको बता देता हूँ। तो मिलीग्राम का ये देख लो क्या होता है। देखो अगर हम बोले 1 मिलीग्राम बराबर क्या होता है भाई, 10⁻³ ग्राम होता है 1 मिलीग्राम बराबर। तो आपको क्या बोला था, 25365 mg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाए आपके पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 25365 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज़ मास में गिवन है तो किस में जाना चाहिए भाई, केजी में जाना चाहिए, है ना, केजी में जाना चाहिए। तो केजी में चेंज कर लेते हैं, ये आपके पास ग्राम हो गया। अब देखो केजी में भी जाना है, आपको जाना है केजी में, तो अब केजी का क्या हो जाएगा भाई, 1 केजी बराबर जो होता है, सॉरी हमें मिलीग्राम से आना है ना, देखो 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻⁻6 केजी होता है। तो बस हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये हमने अलग कर लिया, ये भी आप कर लो। तो यहाँ पे अपने पास 25365 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 25365 इंटू 10⁻⁻6 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं सारे। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, इसमें बोला था इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स वुड बी प्रोड्यूस। आओ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, आपको दिखने में अच्छा लगेगा। चलो सबसे पहले क्या बोला है, H2 किससे रिएक्ट, डाई हाइड्रोजन गैस है ना, ये गैस है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है भाई, ये रिएक्ट कर रहा है O2 से, O2 गैस से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, H2O बना रहा है। अब इसको बैलेंस करके आप लिख दो। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वहाँ पे तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो एक काम करते हैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देख लो आपके पास 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब आपको ये गिवन था, हमेशा याद रख लो एक चीज़, क्या कि जो वॉल्यूम होता है, क्या वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, अगर जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल से। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, मतलब आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपके पास क्या बोला है भाई, इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम्स ऑफ O2, क्या बोला है 10 वॉल्यूम, है ना, इफ़ क्या हाँ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन, 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन की वैन है, ठीक है। और कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो बोला है हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वुड बी प्रोड्यूस। तो देखो यहाँ कैसे सॉल्व करोगे, सीधे सीधे देखो, आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है ना, बैलेंस इक्वेशन में 2H2 से आपके पास कितने मोल H2 निकल रहा है, 2H2O निकल रहा है। अच्छा वॉल्यूम और मोल को मैंने बोल दिया, आप एक ही बोल सकते हो, है ना, समझने के लिए। 2 मोल H2O से 2 मोल H2O निकल रहा है, तो 10 वॉल्यूम और 10 मोल H2 से आपके पास कितने H2O रिलीज होंगे, इतने ही रिलीज होंगे, 10 वॉल्यूम H2O और 10 मोल H2O, बस सरल। तो यही आंसर हो जाएगा, है ना, कितने, आंसर नंबर आपको 10 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका आपको ऐसे भी समझा देता हूँ मैं,
दूसरा तरीका जैसे देख लो, एक सेकेंड मेथड है ना, सेकेंड मेथड भी आपको बताता हूँ। देखो सेकेंड मेथड आपको गिवन था जो, वो लिख लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे आपको एक गिवन था और 10 वॉल्यूम से पूछे, देखो यहाँ पे 10 गिवन था, उसको हम मोल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 5 गिवन था। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये कितने से डिवाइड हो जा रहा है, 2 5 जा 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो रहा है भाई, 5 हो रहा है, समझ आ रहा है। और यहाँ पर भी 2, देखो ये कितना है, ऑक्सीजन आपके पास कितना गिवन था, 1 था, और 1 को मल्टीप्लाइड बाई कितना हो रहा है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास कितना है, 2 है, तो 2 भी मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको। तो ओवरऑल आपके पास ऐसे भी आप 10 निकाल सकते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, पहला क्वेश्चन, ठीक है, दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, कलर चेंज करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 मोल ऑफ कार्बन है गिवन है, 1 मोल ऑफ कार्बन लिख लिया भाई, और इस बर्न इन एयर, एयर में बर्न कर दो, बैलेंस करके लिखना, एयर मतलब O2 है ना, CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ये 1 है ना, और ये भी स्टोइकियोमेट्री 1 ही है, और ये बैलेंस आपके पास 1 ही मिल रहा है। तो अगर मैंने बोला था, हमेशा याद रख लेना, ये जो होता है भाई 1, ये क्या होता है, मोल होता है। आपको ये क्या गिवन है, 1 मोल गिवन है। हमेशा अगर वो स्टोइकियोमेट्री पे जो लिखा होता है उसे मोल ही आप बोल सकते हो, ये भी आपके पास 1 मोल अभी गिवन है। तो यहाँ पे एक काम कर लो, वेट के टर्म्स में पूछा था ना, हाउ 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर, अमाउंट पूछा था, तो मतलब वेट के टर्म्स में बताना है। तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और फॉर्मूले होते हैं पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे अपने पास जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और यहाँ पे जो वेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा आपके पास, ठीक है। वेट 1 मोल के अकॉर्डिंग है ना, मोल बराबर 1 रख लेंगे, और यहाँ पे वेट हमारे पास नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन के केस में कितना हो जाएगा, 12, तो वेट बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये आ गया भाई। तो अपने पास कितना क्या बोला था, 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न हो रहा है, 1 मोल ऑफ कार्बन, वेट कितना आ जा रहा है भाई, 44, तो यही आंसर हो गया, 44 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा, CO2 प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखना, सेकेंड क्वेश्चन है, कार्बन क्या बोला है देख ले, 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन तो बर्न हो ही रहा है ना, ऑक्सीजन के बिना कार्बन बर्न नहीं, मतलब कोई भी चीज़ आग नहीं लगती है ना, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो देखो यहाँ पे आपको अभी ये बोल दिया है 16 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, कितना गिवन है, गिवन है आपको ऑक्सीजन कितना लिया भाई, 16 ग्राम O2 गिवन है। तो मोल निकाल लो, मोल आपके पास कितना आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके पास, 16, मॉलिक्यूलर वेट है 32, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 16, 1/2, और ये लिख लोगे 0.5। तो इस बार आपको 1 ये गिवन है, और आपके पास ये अलग से लिख लेते हैं ना, आपको कार्बन प्लस O2 लिख लो यहाँ पे। इस बार आपको 1 और ये कितना गिवन है भाई, 0.5, ये 1 है, 0.5 है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 मिल रहा है, ठीक है, 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 मिल रहा है इस वाले में, यहाँ पे, तो हमारे पास 0.5 मोल O2 से क्या मिलेगा, 0.5 मोल CO2 मिलेगा, सीधी सी बात है। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगा लो, मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मोल कितना है 0.5, वेट आपको नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट 44, तो वेट बराबर अपने पास आ जाएगा 22 ग्राम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना आंसर हो जाएगा, 22 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रख लेना। अच्छा, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी एक समझाना है, फिलहाल के लिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्निंग 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्निंग 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है, क्या बोला है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, CO2 निकल रहा है।
तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ कार्बन गिवन है ना, मोल गिवन है, और यहाँ पे आपके पास 60 ग्राम ऑक्सीजन गिवन है, और यहाँ पे आपसे पूछा था इसके लिए। तो एक काम करते हैं, ये मोल तो गिवन ही है, मोल ही है, इसको हम निकाल लेते हैं मोल के टर्म्स में। तो मोल कितना आ जाएगा 16/32, ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया। ठीक है, ये इनिशियल मोल आपको ही गिवन थे। अब इसमें आप क्या करते हो, लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका है, जो भी आपके पास इनिशियल मोल गिवन है उसमें स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो। स्टोइकियोमेट्री 1 है, ये 1 है, ये तो गिवन थे, ये गिवन मोल था, है ना। मोल जो गिवन होते हैं और एक स्टोइकियोमेट्री वाला, तो उसको डिवाइड कर दो, है ना, स्टोइकियोमेट्री याद रख लेना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5, और ये क्या हो जाएगा स्टोइकियोमेट्री 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और ये कितना है 0.5। तो लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, जो रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्ट करता है, वही लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो 0.5 हो जाएगा, मतलब आपके पास यही वाला पार्ट जो है रिएक्ट करेगा रिएक्शन में। ठीक है, इससे हमें लेना देना नहीं है, हमेशा याद रख लेना। लिमिटिंग रिएजेंट अभी निकालना आपको और सिखा देता हूँ, हमेशा ऐसे ही निकालना। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा 0.5 हो गया। तो हमारे पास क्या पूछा था, हाँ 0। और इस वाले केस में आप देखोगे कहाँ पे, इस वाले में भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट यही था, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया, हमेशा याद रखना है, क्योंकि कम अमाउंट में था। देखो 0.5 यही रिएक्ट करा, इसलिए है ना, O2 ही रिएक्ट करा। यहाँ पर भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट कब निकालना है कब नहीं निकालना है। ठीक है, तो हमेशा तो आपके पास 0.5 है ना मोल O2 से आपके पास क्या मिला 0.5 मोल CO2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल से CO2 मिल रहा है, 1 मोल O2 से 1 मोल CO2 मिल रहा है ना CO2, इसलिए 0.5 से 0.5 मोल CO2 मिलेगा। समझ आ रहा है आपको। तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन हो गया क्या, यहाँ पे 2 मोल था ना, 2 मोल का कोई वैल्यू नहीं था, है ना, वही आपको बताना था। सही है, 2 मोल का कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ आपके पास ये भी कितना आ जाएगा 0.5 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट 44, तो वेट आपके पास क्या आ जाएगा 22 ही ग्राम आ जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अब लिमिटिंग रिएजेंट का आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जल्दी से आप समझ लो। मान लो आपके पास लिखा है A लिखा है, B लिखा है, ऐसे समझो। आपके पास लिखा है H2 लिखा है प्लस I2 लिखा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है 2HI बन रहा है। ठीक है, आपको इनिशियल मोल गिवन है, N इनिशियल कितना गिवन है, इसका गिवन है 9, इसका गिवन है कितना 18। ठीक है, ये इनिशियल मोल है। और आपको स्टोइकियोमेट्री इसका कितना है भाई। अब आपको यहाँ पे N फाइनल निकालोगे, पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट आप यहाँ पे क्या करो स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, है ना। जो इनिशियल मोल है उसको आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो 9/1 18/1। अब देखो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 18 कम कौन है, ये हमारे पास लेस अमाउंट में है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, और यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये नहीं। अब देखो जैसे दूसरा केस लेता हूँ, जैसे मान लो आपके पास क्या है N2 है, 3H2 है, 2NH3 बन रहा है, 2NH3 बन रहा है। ठीक है, आपको इनिशियल मोल नहीं गिवन है। इनिशियल मोल अगर नहीं गिवन होता है तो इनिशियल मोल स्टोइकियोमेट्री को ही इनिशियल मोल आप मान लेते हो। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 3 है, एज्यूम कर लोगे, है ना। तो आपके पास 1 और ये 3 और ये आपके पास बना ही नहीं होगा। अब कैसे करोगे आप जल्दी से, वही N अब इनिशियल स्टोइकियोमेट्री, फिर से 1/1 3/3। समझ पा रहे हो आप। अगर नहीं गिवन है आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो स्टोइकियोमेट्री जो होता है उसी को आप मान लेते हो। तो ये आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/1 और 3/3, ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3/3 1 हो जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए यहाँ पे तो आपको कुछ करना ही नहीं था। इन केस मैं ये बोल रहा था, ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहाँ पे आप ये 9 मान लो, है ना, ये 9 मान लो। अब ये इनिशियल है, तो यही केस है। अगर नहीं गिवन होगा तो स्टोइकियोमेट्री, क्वेश्चन में बना नहीं पा रहा लेकिन नहीं गिवन होगा तो स्टोइकियोमेट्री ही मान ले। तो N अपॉन स्टोइकियोमेट्री हो जाएगा 1/1 और यहाँ पे 9/3, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे
3 आ जाएगा। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा क्योंकि ये कम है, ठीक है। और फाइनल मोल आप कैसे लिखोगे पता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा 1 - 1, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये 3 - 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपके पास ये कितना बन रहा है 1 - 1, ये बनेगा जो जितना खत्म हो रहा है उतना बनेगा 1, और स्टोइकियोमेट्री जो है उससे मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा याद रख लेना। और ये भी हमेशा स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई होके ही लिखा जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी आपको लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर आपको दिक्कत होगी तो मोल कॉन्सेप्ट में डिटेल पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए थैंक यू।